सुप्रभात विद्यार्थियों, हम आज के वीडियो में आपसे एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने राजस्थान का पर्यटन की भूमिका, राजस्थान की इकोनॉमी पर इसके प्रभावों की चर्चा आपसे की थी। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो हमारा विषय है राजस्थान में आर्थिक नियोजन। राजस्थान में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग राजस्थान। देखिए छात्रों, आर्थिक नियोजन का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। हम आज़ादी से पूर्व की यदि बात करें तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन की जो चर्चा है भारत के संदर्भ में, वो MS विश्वेश्वरैया ने द प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी और उसमें आर्थिक नियोजन की चर्चा की। छात्रों, आज़ादी से पहले आर्थिक नियोजन में काफ़ी प्रयास किए गए थे, जिनमें हम बॉम्बे प्लान की बात करते हैं जो 8 उद्योगपतियों का एक बड़ा प्लान था, 15 वर्षीय दीर्घकालिक प्लान था। श्रीमन नारायण योजना की बात करते हैं, आर्थिक नियोजन समिति की हम बात करते हैं, MN राय का मानवतावाद की हम बात करते हैं, JP नारायण का सर्वोदय की हम बात करते हैं। ये सब आर्थिक नियोजन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आज़ादी से पहले के प्रयास रहे हैं। छात्रों, आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख समस्या संसाधनों के नियोजन की थी और उस संसाधनों के नियोजन के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया और उसी के पूरक में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना की गई। NDC की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। छात्रों, राजस्थान में आर्थिक नियोजन की बात क्यों की जाती है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण निकलकर यही आता है कि हमारे प्रदेश में आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख कारण कैपिटल फॉर्मेशन का पूर्णतः अभाव है। राजस्थान में पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शिथिल है, धीमी है, जिसके कारण हम आर्थिक नियोजन की चर्चा करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने योजना अंतर्गत विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने को अधिक महत्व दिया। इससे कैपिटल फॉर्मेशन में वृद्धि हो सकी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे 2006-07 का जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था, उस बजट में उन्होंने कुछ बातों पर विशेष बल दिया था, जिसमें कहा था कि नियोजन काल के प्रारंभ से ही राजस्थान की आर्थिक स्थिति दयनीय रही है। जिस अर्थव्यवस्था में अकाल उसका पर्याय हो, उसके विकास की तो बात सोचना भी एक कल्पनातीत धारणा होगी। मतलब अकाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में अमूमन 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में अकाल आते रहते हैं। कभी सामान्य अकाल आते हैं तो कभी व्यापक अकाल, बड़े अकाल आते हैं, त्रिकाल जिनको कहा गया है। तो यहाँ जिस राज्य में अकाल एक सामान्य घटना हो, उस राज्य में डेवलपमेंट की बात करना या उसके बारे में सोचना एक कल्पना की बात है। राज्य की भौगोलिक संरचना इस बात को भली बात स्पष्ट करती है कि हमारा राज्य पिछड़ा क्यों है। राज्य का जो धरातलीय स्वरूप है वो इस प्रकार से बना हुआ है, जिसके कारण हमारा राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़े राजस्थान को समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए हमें आर्थिक नियोजन करना होगा और उस आर्थिक नियोजन में विशेष तौर पर हमें कैपिटल फॉर्मेशन पर बल देना होगा। जैसे जैसे योजनागत विकास में पूंजी निर्माण होगा, वैसे राजस्थान का विकास भी सरल और आसान होगा। छात्रों, पश्चिम में थार का मरुस्थल, अरावली की विपरीत स्थिति, मानसूनी हवाओं के अपोजिट, पानी का अभाव राज्य के विकास के बाधक तत्व रहे हैं। सबसे बड़े जो भौगोलिक कारक निकल कर आए हैं राज्य के विकास में, उनमें पश्चिम राजस्थान का महामरुस्थल या बड़ा मरुस्थल है। अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को रोकने में असफल रहती है। मानसूनी हवाएं अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो प्रदेश है वो वर्षा से वंचित रह जाता है। बहुत बड़ा भाग वर्षा की पहुंच से परे हो जाता है और पानी का पूर्णतः अभाव, ये राज्य के विकास के सबसे बड़े बाधक तत्व हैं। बड़े औद्योगिक और बड़े उद्योगपतियों को जन्म देने वाली राज्य की भूमि, आपको पता है
देश के अंदर जितने भी बड़े औद्योगिक घराने निकले हैं, हम बिरला की बात करें, मंगलम की बात करें, ठीक है, ये इस प्रकार के जो अजीज प्रेम जी हैं, रतन टाटा हैं, या फिर लक्ष्मी निवास मित्तल हैं, बजाज है, जमनालाल बजाज हैं, इन सब की यदि हम बात करें तो बड़े उद्योगपतियों को जन्म देने वाली राज्य की भूमि अपने ही क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण तैयार करने में असमर्थ रही है। इतने बड़े बड़े उद्योगपति भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान ने दिए हैं, लेकिन राज्य का ये दुर्भाग्य है कि ये उद्योगपति हमारे राज्य की औद्योगिक स्थिति को सुधार नहीं सके, जिसका सबसे प्रबल और प्रमुख कारण जो रहा है हमारा, वो आधारभूत संरचना का अभाव। यहाँ इस जन्मभूमि ने उद्योगपतियों को तो जन्म दिया है, लेकिन आर्थिक वातावरण यहाँ नहीं बन पाया है। उस आर्थिक वातावरण के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की बनती हैं जिसकी वजह से राज्य का विकास करना काफी कठिन कार्य हो गया है। अतः इस पिछड़े राज्य की दशा में सुधार और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक नियोजन रूपी पद्धति को अपनाया गया। छात्रों, यदि इस राज्य का विकास हमें करना है, इस राज्य को संपन्न बनाना है, समृद्ध बनाना है, खुशहाल बनाना है, नौनिहाल बनाना है, तो उस स्थिति में यहाँ आर्थिक वातावरण हमें तैयार करना होगा। और वो आर्थिक वातावरण एक पक्षीय नहीं होगा, वो आर्थिक वातावरण बहुपक्षीय होगा, क्योंकि भौगोलिक जो दशाएं उनका सुधार करना तो कठिन कार्य है, लेकिन हमारे पास जो भी संसाधन है उनका हम यदि नियोजन करें, उनका हम इकोनॉमिक प्लान तैयार करें और प्लानिंग के हिसाब से उन संसाधनों का दोहन करें, तो राज्य की आर्थिक दुर्दशा में सुधार देखा जा सकता है। तो विशेष तौर पर ये 2006-07 का जो बजट था वो इस बात पर एम्फेसिस करता है, इस बात पर बल देता है कि राज्य में कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, संसाधनों का नियोजन होना चाहिए, और आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाकर हम अपने राज्य का एक ऐतिहासिक विकास का जो स्वरूप है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है। आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है, तो आपको लिखना होगा आर्थिक नियोजन से अभिप्राय राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग करना। जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका जो एलोकेशन होगा, उनका जो आवंटन किया जाएगा वो न्यायसंगत और उचित होना चाहिए। अर्थात विकास की धारा में सीमित संसाधनों का इस तरह विभाजन करना जिससे अधिकाधिक विकास किया जा सके। छात्रों, अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है जो आर्थिक समस्या को जन्म देती है, उसमें सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि संसाधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं। यदि इसके विपरीत स्वभाव कार्य करे कि आवश्यकताएं सीमित और संसाधन असीमित हो, तो शायद आर्थिक समस्या उत्पन्न ना हो, और आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं हो तो ऐसी स्थिति में फिर अर्थशास्त्र के पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अर्थशास्त्र को पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने जनरेट होती है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो साधनों का सीमित होना और आवश्यकताओं का अनंत होना है। तो हमारे पास जो सीमित संसाधन है उन संसाधनों का न्यायसंगत, तर्कपूर्ण और अच्छे तरीके से आवंटन करना, उनको वितरित करना, उनका उपयोग करना, ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। छात्रों, राजस्थान के संदर्भ में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या रहे हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट रहे हैं, इस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आर्थिक नियोजन के कोई 4 उद्देश्य, 2 उद्देश्य लिखिए। तो राजस्थान के संदर्भ में आर्थिक नियोजन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं उनको हम बिंदुवार देखें तो नंबर 1 है अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि। किसी भी राज्य की इकोनॉमी में ग्रोथ रेट को यदि बढ़ाना है, उसकी विकास दर को बढ़ाना है, तो इकोनॉमिक प्लान करना जरूरी है। वैसे भी राजस्थान एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है। अन्य राज्यों से जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो राजस्थान की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय रही है। राजस्थान का जो ग्रोथ रेट है अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम रहा है। डॉक्टर आशीष बोस ने राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा है। तो छात्रों, यदि हमें अपने राज्य की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना है तो उसके पीछे हमें जो उद्देश्य निर्धारित करना होगा वो आर्थिक नियोजन करना होगा। तो आर्थिक नियोजन का प्रबल उद्देश्य है किसी भी राज्य की या हमारे राज्य की
आर्थिक वृद्धि दर या विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना। दूसरा जो कारण निकल कर आता है वो है विकास की संभावनाओं का सर्वोत्तम उपयोग। देखिए, हमें ये आवंटन करना होगा, ये चिन्हित करना होगा कि क्या क्या डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किन किन क्षेत्रों में हम विकास कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में हम शीघ्रता से विकास कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में हम दीर्घकालिक विकास कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पर्यटन पढ़ाया था और पर्यटन में भी ये बताया था कि राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन का जो डेवलपमेंट है वो अनुकूल है। अनुकूल क्यों है? क्योंकि पर्यटन एक ऐसा उद्योग है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत या कम इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? राज्य के आर्थिक विकास के लिए उन सारे स्वरूपों को चिन्हित करना होगा, उन सारी घटनाओं को देखना होगा, उनका पता लगाना होगा, उन संभावनाओं को सृजित करना होगा जिनसे सर्वोत्तम विकास राज्य का किया जा सके। तो उसके लिए आर्थिक नियोजन जरूरी है, इकोनॉमिक प्लान जरूरी है। हम प्रत्येक सेक्टर के अनुसार हमारे संसाधनों का आवंटन करें कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने साधन लगाएंगे, हम हेल्थ में इतने लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, पानी, बिजली में हम इतना लगाएंगे, एजुकेशन में इतना लगाएंगे, पर्यटन में इतना देंगे। तो जब हम उन संभावनाओं को तरासेंगे, उन संभावनाओं को देखेंगे, तो उस स्थिति में हमें संसाधनों का अनुमान लगाते हुए हम राज्य का अच्छे से विकास कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो बिंदु हमारा बनता है छात्रों, वो बनता है समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में को ऊंचा उठाना या उसमें सुधार करना। देखिए, आर्थिक विषमता राज्य में गरीबी और बेरोजगारी, कुपोषण और सामाजिक असमानता को बढ़ाती है। इन सभी का जो मूल कारण है वो आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमता से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि कुछ लोगों का प्रति व्यक्ति आय तो इतना अधिक होता है कि वो विकसित देशों के समकक्ष होता है, और अधिकांश लोगों का प्रति व्यक्ति आय इतना कम होता है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं जुटा पाते हैं। जनसंख्या का बहुत बड़ा जो तबका है, बहुत बड़ा जो भाग है, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, जबकि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग, उसका प्रति व्यक्ति आय अकल्पनीय या आवश्यकता से बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विषमता बन रही है, और सामाजिक विषमता जो है वो आर्थिक दरिद्रता, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी समस्याओं को जनरेट कर रही है। तो आर्थिक नियोजन करने का जो हमारा प्लानिंग होता है, जो उद्देश्य होता है, वो गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारना होता है कि किसी भी प्रकार से हम संसाधनों को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की जो अवधारणा है उसको हम प्राप्त कर सकें। साधनों का आवंटन जो होगा इकोनॉमी के अंदर वो इस प्रकार से होना चाहिए ताकि जो निम्नतम वर्ग या निम्नतम तबके पर जो व्यक्ति रह रहा है, जो उन संसाधनों की पहुंच से परे है, उन लोगों को वो संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जब इस प्रकार की व्यवस्था इकोनॉमी में डेवलप कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ेगा, और जो आर्थिक विषमता की हम बात कर रहे हैं वो आर्थिक विषमता में बदलाव आएगा, और उस बदलाव से जो सामाजिक स्वरूप है, जो सामाजिक स्वरूप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, कुपोषण है, ये बेसिक इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है, ये जो जनरेट हो रही है, ये आर्थिक विषमता के कारण ही हो रही हैं। तो कैसे भी इकोनॉमी के अंदर हमें गरीब व्यक्ति की इनकम को बढ़ाना होगा, गरीब व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा ताकि उनका जीवन स्तर अप हो सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, और हमारी इकोनॉमी में सुधार या हमारे सूचकांक जो है उनमें वृद्धि देखी जा सके। तो छात्रों, आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य होता है वो कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाना होता है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। अगला जो हमारा बिंदु बनता है वो बनता है सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के ढांचे में मूलभूत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध करवाना। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय शब्द एक अपने आप में तकनीकी शब्द है कि समाज में जो वंचित वर्ग है, जो संसाधनों का उपभोग नहीं कर पा रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक स्तर का हो या वो सामाजिक स्तर का हो या राजनीतिक स्तर का हो या अन्य प्रकार का हो। छात्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष तौर पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की हम जो बात कर रहे हैं
उसके अंदर आर्थिक नियोजन का सबसे मूल जो कारण है वो सामाजिक न्याय को विकसित करना है। सामाजिक न्याय में हम वंचित, शोषित और जो कुंठित और पीड़ित वर्ग है उस वर्ग को हम संसाधन आर्थिक नियोजन के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। गरीब व्यक्ति के शिक्षा के लिए सरकार अलग बजट देती है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया। यह सामाजिक न्याय था कि चाहे व्यक्ति धनवान हो या व्यक्ति गरीब हो, शिक्षा सभी को निःशुल्क मिलेगी। सरकार ने स्वास्थ्य के संदर्भ में इस प्रकार की योजनाओं को जारी किया है जिसमें सभी को फ्री जांच, फ्री दवाइयाँ जैसी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। इससे सामाजिक न्याय मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, जिसकी इनकम या आय कम है, वो व्यक्ति स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकता था या स्वास्थ्य की सेवाओं को वो प्राप्त नहीं कर सकता था। अब सरकार ने इन सभी सेवाओं को निःशुल्क करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कर दिया है। तो ये सामाजिक न्याय की जो मूल अवधारणा है ये भी आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य बनता है। इसके अलावा हम रोजगार के अवसर बढ़ाने व प्रादेशिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से भी काम करते हैं। छात्रों, राजस्थान में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना विशेष तौर पर पढ़ा लिखा शिक्षित युवा कर रहा है। सरकार के लिए यह भी चुनौती का कार्य है कि जिस गति से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और उसके बढ़ने के साथ शिक्षित बेरोजगारी भी साथ के साथ पैरेलल उसके चल रही है। तो उस शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार मुहैया कराना, रोजगार उपलब्ध करवाना, ये आर्थिक नियोजन का प्रबल उद्देश्य होता है। क्योंकि युवा शक्ति में ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का उपयोग यदि सही तरीके से सही समय पर होता है तो वो देश के विकास में सहायक बनता है। और यदि उस युवा शक्ति का या उस ऊर्जा का उपयोग आपने सार्थक तरीके से नहीं किया, सही दिशा में नहीं किया, तो वो देश के विकास में बाधक भी बन सकता है। आज हमारे सामने जो युवाओं के संदर्भ में बड़ी बड़ी समस्याएं सामाजिक स्तर पर आ रही हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं, तथ्य बताते हैं कि आज समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो युवा वर्ग है वो नशे की लत में बर्बाद हो रहा है। वो गैर सामाजिक गतिविधियों में भागीदार हो रहा है, मिलिटेंट बन रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इस प्रकार की समस्याएं सोसाइटी में बढ़ रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि जो पढ़ा लिखा युवा है उसको पढ़ लिखने के बाद जब रोजगार नहीं मिलता है तो वो उस बेरोजगारी के तनाव में गलत रास्ते को चुन लेता है और जिसके कारण समाज को गलत दिशा प्राप्त होती है। तो आर्थिक नियोजन में सरकार ये बड़ी मात्रा में बल देती है कि लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार मिले और रोजगार मिलने के साथ प्रादेशिक जो असमानता है, क्षेत्रीय विषमता की जो हम बात कर रहे हैं, उस प्रादेशिक असमानता, रीजनल अनइक्वलिटीज की जो हम बात कर रहे हैं, वो अनइक्वलिटीज जो हैं वो भी बैलेंस में आए। हम जब अलग अलग जिलों का सूचकांक बनाते हैं तो कुछ क्षेत्र या कुछ जिले तो इस प्रकार के हैं जो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी आगे हैं। जैसे जयपुर की हम बात करें, अलवर की हम बात करें, ये औद्योगिक जिले हैं। जब हम जैसलमेर, बाड़मेर इनकी बात करेंगे तो ये गैर औद्योगिक जिले हैं। यहाँ औद्योगिक डेवलपमेंट विषम जलवायु के कारण, विषम भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं हो पा रहा है। तो ये जो प्रादेशिक असमानता है, इस प्रादेशिक असमानता को भी हम कम करें, ये भी हमारी आर्थिक नियोजन का प्रबल उद्देश्य होता है। इसके अलावा हम आत्मनिर्भरता की बात भी कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी की, कि आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य होता है वो सेल्फ डिपेंड होना होता है। आज़ादी के समय से लेकर आज तक की हम जब नियोजन काल की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी आज़ादी के समय, उन पर हम इंटरडिपेंड नहीं थे, हम सेल्फ डिपेंड नहीं थे। हमें दालें आयात करनी पड़ती थी, गेहूं आयात करना पड़ता था, और भी अधिक मात्रा में जो खाद्यान्न वस्तुएं हमें आयात करनी पड़ती थी, हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जिस प्रकार से हमने इन 70 वर्षों में हमारा डेवलपमेंट किया है, आज हम बहुत कुछ मदों में, बहुत कुछ खाद्यान्न थिंग्स में, ऑब्जेक्ट्स में हम सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। तो आत्मनिर्भर बनना भी आर्थिक नियोजन का प्रबल उद्देश्य होता है कि हम दूसरे देशों पर, दूसरे राज्यों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहें। क्योंकि जो राज्य दूसरे देश या दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कठिन कार्य होता है। जैसे हम बिजली के संदर्भ में बात करते हैं कि राजस्थान आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी अन्य राज्यों से बिजली का आयात करता है। राजस्थान में बिजली की जो दरें हैं वो अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा हैं।
तो उसका जो कारण निकल कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि हम दूसरे राज्यों से महंगी बिजली लेते हैं और अपने उपभोक्ता को उपलब्ध करा रहे हैं। तो जब बिजली हम हमारी खुद की बनाने लग जाएंगे, हम उस प्लानिंग से काम करेंगे, उस इकोनॉमिक प्लानिंग से काम करेंगे, तो बिजली जब हमारी खुद की बनेगी तो हम हमारे उपभोक्ता को भी कम दर पर बिजली मुहैया करवा पाएंगे। और ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जहां बिजली नहीं पहुंची है, उन क्षेत्रों को भी हम सुगमता के साथ जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचा पाएंगे। तो छात्रों, इस प्रकार के जो उद्देश्य हैं जो आर्थिक नियोजन में निर्धारित किए गए हैं, इन पर हमारी इकोनॉमी में काम किया जा रहा है। चाहे हम समृद्धि दर की बात करें, वृद्धि दर की बात करें, या विकास की संभावनाओं को तलाशने की हम बात करें, कि ये भी उद्देश्य होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इसके अलावा सामाजिक न्याय की हम बात करें, या जो कमज़ोर तबका होता है समाज का, उसके जीवन स्तर को अप करने की बात करें, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करें, तो ऐसी स्थिति में भी हम ये चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, प्रादेशिक असमानता को कम करना और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर हम बात कर सकते हैं छात्रों। तो देखिए छात्रों, यहाँ जो मैंने आपसे चर्चा की है वो आर्थिक नियोजन का एक तो मीनिंग आपको बताया है, एक इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आपको से मैंने बातें की हैं, और साथ में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उस पर मैंने आपसे चर्चा की है। तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं छोटे, कि आर्थिक नियोजन का मीन्स क्या है, क्या किसे कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं आर्थिक नियोजन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, उनको लिखिएगा। तो ये सब चीज़ें आप इस वीडियो से सीखेंगे, और अगले वीडियो में मैं इससे आगे की जो आर्थिक नियोजन की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। धन्यवाद।